बहकावे में आके फिर इन्होंने अपनी फोर्सेस की यहाँ पे सारा इकट्ठा किया इस पर्शियन गल्फ के अंदर, और 28 फरवरी को इन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन 40 दिन की इस जंग में जिस तरह से ईरान ने अमेरिका, इजराइल और इनके इस इलाके में जितने भी इत्तेहादी थे, जहां जहां उनकी बेसिस टीम उनसे जंग लड़ी है, उनके ऊपर ऐसी बढ़तरी हासिल की है कि इसका अंदाजा ट्रंप या नेतन्याहू या इस खित्ते के किसी भी मुल्क को नहीं था। और दुनिया में बहुत कम लोगों को इस बात का अंदेशा था कि ईरान ने इतनी जबरदस्त अपनी तैयारी करके रखी हुई है उनकी, क्योंकि दोनों ही अपने पॉइंट्स पे अटके हैं और दोनों ने ही तैयारियां बना ली हैं, एकदम तैयारी है। अमेरिका की तरफ से भी तैयारी है, वो बार बार प्लेन इधर उधर मूव कर रहा है अपने। अभी आज भी सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त गालिबन इसराइल से कुछ प्लेन उसने मूव करके जो है वो यूरोप की तरफ ले गया, फिर थोड़े इन यूएई की तरफ लाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्ट्रैटेजिक सेटअप तैयार कर रहा है। और खास करके इस दौरान जो अमेरिका टाइम बाय कर रहा है इन बयानों से और नेगोशिएशन से, वो कहीं ना कहीं गल्फ नेशंस को मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम आपकी हमारे साथ जंग में उतरो। तो मैं सबसे पहले मेजर जनरल साहब दो तीन पॉइंट जो हैं, क्योंकि अब तो जो बात हम लोग कर रहे थे वो समझ में आ रही है, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भाग करके आए, चीन नाक रगड़ी लेकिन नाक जख्मी हो गई और पसीजे नहीं शी जिनपिंग। अब क्या करें? तो अब देखिए, अब रूस के सदर जा रहे हैं चीन, अब उससे भी एक बड़ी घबराहट, लेकिन उससे पहले यूएई पहुंच गया रूस के पास। अब यूएई पे तो बड़ा भरोसा था, सऊदी तो दाएं बाएं कर रहा है, लेकिन यूएई पे बड़ा भरोसा था इजराइल को और अमेरिका को। लेकिन ये दोनों ये यूएई पहुंच गया रूस, और रूस ने और चीन ने यूएनए में खुल करके हिमायत की ईरान की। ये हो क्या रहा है जावेद साहब? जरा तो कुछ समझाएंगे कि ये चल क्या रहा है? बड़ा गोल गोल जलेबी और इमरती टाइप का कुछ हो रहा है जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको, आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, हम जो आपने सवाल किया है, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से जो आज की वहाँ पे सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उसका थोड़े से पस मंज़र के साथ अपना एनालिसिस पेश करता हूँ आपके सुनने वालों के लिए। कि देखिए, ट्रम्प साहब की जब सेकंड प्रेसिडेंसी इनिंग शुरू हुई, तब इनके ख्यालात कुछ इस तरह के थे कि ये कनाडा को अमेरिका की 51st प्रोविंस बना देंगे, ये ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसके ऊपर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया था। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने वेनेजुएला के अंदर वहाँ मडूरो को, एक दिन दहाड़े एक दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को वहां से अपनी मिलिट्री फोर्सेस के जरिए उठा के अपने मुल्क में ले आए और उनके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, तो इन्हें लगा कि ये एक ऐसी सोल सुपर पावर है कि ये दुनिया में जहां जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और इस बात का इनको यकीन इनके जो एडवाइजर थे, या जो इजरायली वजीर आजम है नेतन्याहू, या उनके जो मोसाद के चीफ हैं, इन सब ने इन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि जैसे आपने वेनेजुएला के ऊपर, वहाँ की रिसोर्सेज के ऊपर सारा कब्जा कर लिया है, तकरीबन उसी तरह ईरान की भी सिचुएशन है। आप बस एक डिकैपिटेटिंग ऐसी एयर स्ट्राइक कीजिए, ईरान की लीडरशिप, पॉलिटिकल और मिलिट्री खत्म हो जाएगी, और वहाँ की आवाम बस तैयार बैठी हुई है। हमने उन्हें बड़ा डीपली पेनेट्रेट कर दिया है और वहाँ पे हम जाके तख्ता पलट देंगे, और उसके बाद ईरान की सारी रिसोर्सेज के ऊपर आप ही का कंट्रोल होगा, और आप इस खित्ते में आके अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चीन के भी अगेंस्ट और रूस के भी अगेंस्ट। तो कुछ ऐसी रोजी पिक्चर्स इनके सामने पेंट की गई थी जिनके के
बहकावे में आके फिर इन्होंने अपनी फोर्सेस की यहाँ पे सारा इकट्ठा किया इस पर्शियन गल्फ के अंदर, और 28 फरवरी को इन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन 40 दिन की इस जंग में जिस तरह से ईरान ने अमेरिका, इजराइल और इनके इस इलाके में जितने भी इत्तेहादी थे, जहां जहां उनकी बेसिस थी, उनसे जंग लड़ी है, उनके ऊपर ऐसी बढ़तरी हासिल की है कि इसका अंदाजा ट्रंप या नेतन्याहू या इस खित्ते के किसी भी मुल्क को नहीं था। और दुनिया में बहुत कम लोगों को इस बात का अंदेशा था कि ईरान ने इतनी जबरदस्त अपनी तैयारी करके रखी हुई है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी स्ट्रेटेजी इस हाई लेवल पे पहुंच गई है कि वो अमेरिका को उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी एयरफोर्स, या जो उनकी नेवल फोर्सेस थी, या जो उनकी टेक्निकल सुपीरियोरिटी थी टेक्नोलॉजिकल, उन सब को ईरान ने मात दे दी। और इस मात खाने के बाद अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा। फिर उन्होंने पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल करते हुए 8 अप्रैल को वो सीज फायर में गए। और सीज फायर के बाद जब उन्होंने बातचीत शुरू की, तो वो भी उन्होंने नेक नियति से, सही इंटेंशन से बातचीत नहीं शुरू की। और उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि किसी न किसी तरह वो एक ऐसा डील यहाँ पे ले ताकि दुनिया को और अमेरिका की आवाम को और इस खित्ते के लोगों को ये लगे कि अमेरिका आज भी उसी तरह से एक पावर है जैसा कि इस जंग के शुरू होने से पहले था। आज अमेरिका की तमाम तर कोशिश ये है कि किसी तरह वो सिचुएशन पैदा हो जाए जो इस जंग के शुरू होने से पहले थी। और वो सिचुएशन कैसे पैदा हो सकती है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके ऊपर जिस तरह से जहाज आया जाया करते थे एक इंटरनेशनल पैसेज की तरह से, वो उसी तरह से चलने लगे। लेकिन फिलहाल इसके इम्कान बड़े कम नजर आते हैं। और देखिए अमेरिका की जितनी भी हैकड़ी थी, जितना भी उनका स्टेटस था, वो एक छोटी सी चीज से साबित होता है कि इतने दिन के बाद भी अमेरिका ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं करवा पाया, आजाद नहीं करवा पाया। और अब उसके जहन में ये बात बैठ गई है, उसके पास इतनी मिलिट्री कुव्वत नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान से खुलवा सके। तो फिर उसने सोचा कि देखा कि देखिए ईरान के जो दो सबसे बड़े बैकर हैं वो है रूस और चीन, जिन्होंने ईरान की हर तरह से बहुत मदद की है इन दोनों मुल्कों ने। और इन तीनों मुल्कों के बड़े गहरे रवाबित है। तो जब ट्रंप साहब ने चीन का दौरा शुरू किया, उसमें और भी उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे ट्रेड डील्स थी या दूसरी चीजें थी। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये चाहते थे कि अगर चाइना की मदद लेके ईरान के ऊपर दबाव डाल के कोई एक ऐसी डील मिल सके जो कि वो एक पेस सेविंग की तरह अमेरिका के अंदर पेश कर सके। लेकिन जिस तरह से उनका चीन के अंदर इस्तकबाल हुआ या उनका ट्रीटमेंट किया वहां की गवर्नमेंट ने और वहां के प्रेसिडेंट ने, उससे ट्रंप को और ट्रंप के साथ जितने डेलीगेशन गए थे उनको बड़ा झटका लगा। और देखिए स्टेचर में एक इतना बड़ा फर्क आ गया। इससे पहले वो चाइना को कन्फ्रंट करते थे और कन्फ्रंट करके रोकना चाहते थे। ट्रम्प साहब ने आते ही जो टैरिफ जंग शुरू की थी, उसमें भी चाइना को बहुत बड़ा निशाना बनाया था। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि ट्रम्प खुद चीन के सामने ये कहते हैं कि हम कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं, आपके साथ कॉपरेशन के लिए आए हैं। और मैं अमेरिका के जितने भी टॉप के सीईओज हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सबको साथ लेके आया हूं आपके साथ एक बेहतरीन बिजनेस टू बिजनेस डील करने के लिए। अभी तक जितने भी लोगों के आकलन आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि ट्रंप को इस विजिट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, खास तौर से मिडिल ईस्ट को लेके और ईरान को लेके। और इसमें एक बड़ी सरप्राइजिंग, मैं जो शी जिनपिंग साहब की स्पीच सुन रहा था जो उन्होंने ट्रंप के इकबालिये में दी थी, उसमें उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा था
कि जो सेंचुरीज के अंदर तब्दीलियां आती हैं वर्ल्ड के अंदर, हम वो तब्दीली आज अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहे हैं। और इस तब्दीली के दौर में हम ये देख रहे हैं कि क्या चाइना और अमेरिका पीसफुल्ली इस वर्ल्ड को आगे ले जा सकते हैं। अब वो तब्दीली किस तरफ इशारा कर रहे थे? उनका इशारा ये था कि पिछली एक सेंचुरी से, सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से तकरीबन 80 सालों से जो आपका वर्ल्ड के ऊपर एक तरह से जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, मिलिट्री कंट्रोल था, आज वो टूट रहा है। और जो तब्दीलियां सेंचुरीज में आती हैं, आज हम उन तब्दीलियों को देख रहे हैं। तो ये बात वो खुद अपने ट्रंप के जो एजाज में उन्होंने इकबालिया दिया था, अपनी स्पीच में उन्होंने ये बात कही है। और जो आपने बात कही कि देखिए मिडिल ईस्ट जो है बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। अब तक का जो पावर स्ट्रक्चर था वो अमेरिका और इजराइल का दिया हुआ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर ये गल्फ कंट्रीज, जीसीसी के कंट्रीज, इसके अलावा जॉर्डन और इजिप्ट, ये सब इसके अंदर शामिल थे। तो जो अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था वो इस जंग के बाद टूट गया है। अब इसके बाद जो नया आर्किटेक्चर वहां पे खड़ा होने जा रहा है, उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी बड़ी तेजी से के अंदर वो अपनी पोजीशनिंग उसके अंदर कर रहे हैं। और जैसा कि पिछली बार भी जब आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमारी नजर में तीन बड़े प्लेयर्स बन के उभर रहे हैं। एक तो ईरान है, दूसरा तुर्की है, इसके अलावा ये मज़ाहमती ग्रुप है। लेकिन इन सब के साथ साथ अब पाकिस्तान भी उसके अंदर एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करने लगा है इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो फिलहाल यहाँ की ये सिचुएशन है और ये यहाँ पे तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका की अभी भी ये कोशिश है कि उसे कोई बेहतर डील मिल जाए, लेकिन वो जिस तरह की डील चाहते हैं वो ईरान उन्हें किसी भी पोजीशन में नहीं देगा। अभी जो उन्होंने अपनी 5 कंडीशंस ईरान के पास भेजी हैं, मेरी नज़र में वो ऐसी हैं कि ईरान उन्हें कबूल नहीं करेगा। एक तो उन्होंने जो उनसे हर्जाना मांगा गया था, जो डैमेज का ईरान के ऊपर उन्होंने किया है, उसको देने से इनकार किया है कि हम ऐसा कोई कंपनसेशन ईरान को नहीं देंगे। दूसरे उनकी ये डिमांड है कि आप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे और जैसा कि जंग से पहले की हालत थी उसी पोजीशन में आप इसे लेके आएंगे। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपके पास 400 किलोग्राम से ज्यादा एनरिच यूरेनियम है वो हम आपसे लेके जाएंगे, जिसके लिए ईरान कभी भी तैयार नहीं होगा। एक उन्होंने ये बोला है कि जो हमने ईरान के एसिड फ्रीज कर रखे हैं उनमें हम सिर्फ 25% तक ही आपको रिलीज करेंगे, उससे ज्यादा हम आपको रिलीज नहीं करेंगे। तो ये जो सारी नई शर्तें ट्रंप ने अभी लगा के ईरान की तरफ भेजी हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ईरानियन लीडरशिप को काबिल कबूल होंगी। और इस तरह की भी अभी काफी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी नज़र में अगर वो ऐसा करेंगे तो अब तक जो उन्होंने पिछली 40 दिन की जंग में देखा है, उन्हें मेरे असेसमेंट में इससे कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर उन्होंने दोबारा ईरान के ऊपर हमला किया। और उसके बाद जो उन्हें डील मिलेगी वो उससे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी होगी, जो अभी तक पॉसिबिलिटी के रियल में है कि ईरान कोई ऐसी डील उन्हें दे सकता है कि जो उनके लिए भी एक फेस सेविंग डील हो। तो फिलहाल ये सिचुएशन चल रही है, बड़ी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। अब इसमें हालात आगे कैसे डेवलप होते हैं, जैसे जैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी वैसे ही आपके साथ फिर शेयर करते रहेंगे। जी मुमताज। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया। और मैं समझता हूँ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई और क्या मुस्तकबिल में हो सकता है उसकी तरफ भी आपने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि चीज़ें बहरहाल नज़र आने लगती हैं हाव भाव से। लेकिन जो अमेरिका के ताल्लुक से आपने कहा है
अगर कोई सुन रहा हो तो वो जरूर इसे नोट कर ले, मैं अमेरिकन से ये बात कह रहा हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हुज्जत रजा साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हुज्जत रजा साहब जो हमारे सैयद हुज्जत रजा साहब, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुबह सहाफत में आप जो है वो प्रोफेसर हैं और वहां पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और कुछ बड़ी खबरें सबसे पहले आप खिदमत में पेश कर देता हूँ। खबर ये आ रही है कि अब अमेरिका ने ईरान को जवाब भेज दिया है। 5 शर्तें मुज़ाकरात के लिए ये रखी हैं अमेरिका ने, उसका मैं जिक्र करूंगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक और खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दिया है, वो ये कि वॉशिंगटन रिस्पांस में कहा है कि एक यूएस कोई हर्जाना नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, 400 किलोमीटर जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है वो यूएस को सौंपना होगा। 3, ईरान में केवल एक ही परमाणु संयंत्र चालू रहेगा। 4, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों का 25% तक भी रिहा नहीं किया जाएगा। 5, सभी क्षेत्रों में युद्ध विराम वार्ताओं के जरिए होगा। ये 5 चीजें, और इसी के बारे में ईरान कह रहा था कि अमेरिका जो है, वॉशिंगटन जो है, उसने कोई बातचीत के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, ये उसने कहा है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूएई पे जो ड्रोन से हमला हुआ है, इस पे अब ये रद्द-ए-अमल आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई ने लेटर जारी करके इत्तला दी है, जानकारी दी है कि उसके बाराका न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला हुआ है वो हमला एक जनरेटर पर हुआ है, यानी हमला हुआ है, ये क्लियर किया गया है यूएई के जरिए। इसके अलावा यूएई ने यह भी कहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और ना ही कोई यूरेनियम लीक हुआ है, सिर्फ जनरेटर पर हमले से आग लग गई, इसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही, यूएस एक और नया प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे ईरान को 3.6 यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी। अब तक वो 0 यूरेनियम की बात कर रहा था। तो अब ये देखिए एक तब्दीली यहाँ पे, लेकिन इसे ईरान कोई तब्दीली नहीं मान रहा है। ईरान कह रहा है भाई हमारी तो एक भी बात नहीं मानी गई और ऐसा हम करने नहीं देंगे। हुज्जत साहब, ईरान कह रहा है कि भाई जो आप जंग से हासिल नहीं कर पाए वो आप टेबल से हासिल करना चाहते हो। भाई जब हमने जंग कर ली, हम फिर जंग के लिए तैयार हैं, तुम्हारी शर्त मानेंगे क्यों? नहीं मानी जाएगी तुम्हारी शर्त, जाओ जो करना हो कर लो। ये जो जेस्चर ईरान का है, क्या लग रहा है? और ये अमेरिका के पास रास्ता क्या बचा भाई? ईरान चीन के पास गए, गिड़गिड़ाए, कुछ करो, हमारे साथ आ जाओ। हर जगह नाटो में आप देखिए जर्मन से भाग रही फौज, वहां बेस खाली हो रहा है। इराक में पहले ही बेस खाली हुआ, सीरिया में बेस खाली हुआ। 16 बेसेस जो इनके मिडिल ईस्ट में थे वहां पे भी जो अटैक किया था ईरान ने, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं शुरू हो सकी। अब खबर यह है कि वो बेस भी खाली होंगे, लेकिन अकड़ वही है। रास्ता क्या है हुज्जत साहब अमेरिका के पास? और शुक्रिया मुमताज भाई, सिचुएशन अभी भी वही है। दरअसल देखिए क्या है, ईरान ने इस 50 दिन की जंग में जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरह से अपना एक पावर, बैलिस्टिक पावर दिखाया, और ये दिखाया कि हम एक, जिसको दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, हम उसके खिलाफ पूरी मजबूती से खड़े हैं। और सिर्फ हमने अमेरिका के हमलों का जवाब नहीं दिया है, बल्कि हमने इजराइल के हमलों का जवाब दिया है, हमने गल्फ कंट्रीज में जो उनके बेसेस मौजूद है उनका जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी एक ताकत दिखाई है। जहां तक इजराइल पर हमले की बात है, तो इजराइल पर जो उसने हमला किया है वो करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब ईरान से मिसाइल निकलता है तो वो कई जगह इंटरसेप्शन होने के बाद फिर आखिर में इजराइल तक पहुंचता है। तो ये दिखाना कि हमारी ताकत उतनी है जितनी आप सोच भी नहीं रहे थे, ठीक है। और जिस तरह से बेसिस पर हमला हुआ, डिफरेंट गल्फ कंट्रीज के बेसिस पर हमला हुआ, उनको किसी को भी ये नहीं लगा था कि ईरान इस तरह से खुलकर आएगा जंग में और इस तरह से अपने पावर दिखाएगा। जहां तक नेगोशिएशंस की बात है, तो नेगोशिएशंस में भी ईरान ने अपनी जो एक सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन किया हुआ है। यानी जिस तरह से अमेरिका लगातार, अभी थोड़ी देर पहले ट्रम्प का बयान फिर से आया है धमकी भरा, कि वो कह रहा है कि
हम तुम्हारी घड़ी चल रही है और हम बहुत जल्दी तुम पर हमला कर देंगे, इससे पहले तुम कोई अच्छी डील लेकर आओ हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रम्प का ये बयान आया है। तो ट्रम्प अपने वर्ड्स के लिए जाना जाता है कि वो किस तरह के वर्ड का सिलेक्शन करता है, किस तरह बोलता है। तो अब ये जंग को ट्रम्प भले ही नैरेटिव वॉर में लेकर जा रहे हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बना हुआ है, आप ब्लॉकेड लगा के बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ईरान का कंट्रोल जो है वो हॉर्मूज पे बना हुआ है। उसके अलावा ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। फिर कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि हम मजबूती से खड़े हुए हैं और हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। नेगोशिएशंस के अगर आप दोनों के 5 पॉइंट को कंपेयर कीजिए तो वो एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया है। यानी अमेरिका कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है, तो नेगोशिएशन भी कोई बहुत अच्छे मूव पे नहीं चल रही है। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान के रोल की बात है, तो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। कल इंटीरियर मिनिस्टर भी वहां पहुंचे, बातचीत कर रहे हैं कि शायद हमारी मान ली जाए, अमेरिका हमारी सुन ले, ईरान हमारी सुन ले, और हमारा भी एक डिप्लोमेसी में बड़ा एक माइट दिखेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कोशिश टर्की की तरफ से भी हो रही है कि पाकिस्तान को हम रिप्लेस कर लें। हम अभी टर्की में एक मीटिंग हुई है जिसमें रिव्यू किया गया है कि ईरान और यूएस की जो नेगोशिएशंस हैं वो किस लेवल पर पहुंची हैं। तो धीरे धीरे चीजें बन रही हैं, लेकिन कोई सब्सटैंशियल नेगोशिएशन नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, देखिए, जंग तो होनी है क्योंकि दोनों ही अपने पॉइंट्स पे अटके हैं और दोनों ने ही तैयारियां बना ली हैं। एकदम तैयारी है, अमेरिका की तरफ से भी तैयारी है। वो बार बार प्लेन इधर उधर मूव कर रहा है अपने। अभी आज भी सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त गालिबन इजराइल से कुछ प्लेन उसने मूव करके जो है वो यूरोप की तरफ ले गया, फिर थोड़े इन यूएई की तरफ लाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्ट्रैटेजिक सेटअप तैयार कर रहा है। और खास करके इस दौरान जो अमेरिका टाइम बाय कर रहा है इन बयानों से और नेगोशिएशन से, वो कहीं ना कहीं गल्फ नेशंस को मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम आपकी हमारे साथ जंग में उतरो। जिस तरह से यूएई खुलकर सामने आ गया है एकदम इजराइल के सपोर्ट में, वैसे ही वो चाहता है कि ज्यादातर गल्फ नेशंस, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी हो, ओमान हो, वो चाहता है कि ये सब के सब खुलकर अब अमेरिका के साथ मिलकर जंग करे ईरान से। तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। और जो अभी बयानबाजी चल रही है, जो जिस तरह से ईरान की तरफ से भी बयान आ रहा है, गालिबाफ का बयान आ रहा है, खुद ट्रम्प का बयान आ रहा है, तो अब तो सिचुएशन वॉर के बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। डिप्लोमेसी तो कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रही है, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत बैक बर्नर पे है, एकदम पीछे चल रही है। तो मतलब मुझे ये पर्सनली ये असेसमेंट लग रहा है कि बहुत जल्द हम एक जंग का नया फेज देख सकते हैं। लेकिन एक और फैक्टर उसमें फंस रहा है कि अभी हज का सीजन है और ईरान भी कोशिश कर रहा है कि ये सीजन निकल जाए किसी तरह, क्योंकि हज में कई ईरानी हाजी भी वहां पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब में, और उसके अलावा दुनिया भर से हाजी वहां पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इवेंट को लेकर जो है वो काफी, हज को लेकर भी ईरान थोड़ा सा सतर्कता से चल रहा है कि इस दौरान जंग ना छिड़े, क्योंकि फिर उसी मौके को ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि हज चल रहा था, उसके बाद भी ईरान ने जंग लड़ी और उसके बाद हाजियों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो एक नैरेटिव वो भी ईरान के अगेंस्ट लाया जा सकता है अगर हज के दौरान वो जंग करता है। जी मुमताज भाई।